नमस्ते दोस्तों। आज मैं करेंट अफेयर का एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो ई रुपए क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ई रुपए खबरों में क्यों है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिए ई रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया के रूप में सीमित लॉन्च की शुरुआत करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, इसी के रूप में डिजिटल रुपया का एक सीमित शुरुआत होगा, पैन इंडिया का शुरुआत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विभिन्न लेनदेन के लिए ही रुपये का उपयोग, जिसमें मुख्यतः खुदरा एवं थोक दो व्यापक श्रेणियों का संकेत आरबीआई द्वारा दिया गया है। दोनों श्रेणियों में होगा, खुदरा और थोक। अब आगे देखते हैं ई रुपया क्या है। तो ई रुपया सॉवरेन यानी सार्वभौम पेपर मुद्रा है जो वर्तमान के फिजिकल करेंसी के समान ही है। वहीं डिजिटली रूप में मौजूद मुद्रा के बराबर विनिमय उपयोग और भुगतान के माध्यम को स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगा, जो अभी मुद्रा है उसी के समान ये होगा। तो इसमें एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि क्या आरबीआई नया ई रुपये तैयार करेगा या फिर पुराने नोटों को कुछ अमाउंट में हटाकर उसी के अमाउंट को ई रुपया के रूप में लॉन्च करेगा। तो हाँ, जैसे वर्तमान समय में जितने भी अमाउंट अभी आरबीआई के पास है उसमें से कुछ अमाउंट को मार्केट से निकाल लेगा और उसी को वो ई रुपया के रूप में लॉन्च किया जाएगा। यह एक लीगल टेंडर है एवं सेफ स्टोर वैल्यू के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देख लेते हैं ई रुपया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हो जाएगी ई रुपया केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक लायबिलिटी के रूप में होगा। ई रुपया को टोकन आधारित या खाता आधारित दोनों रूप में संचालित किया जा सकता है। उसके बाद टोकन आधारित सीबीडीएस जो किसी निश्चित समय के लिए टोकन रखता है उसे बैंक नोट के समान, जो भी वर्तमान का फिजिकल करेंसी है उसके समान उसका मूल्य प्रदान करेगा। टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह सत्यापित करेगा कि टोकन का स्वामित्व वास्तविक है या नहीं। जैसे अभी वर्तमान समय में आधार कार्ड में हम सत्यापन करते हैं ओटीपी के द्वारा, उसी तरह का कुछ इंटरफेस होगा जिससे हम सत्यापन घोषित करेंगे अपना। अब देख लेते हैं खुदरा भुगतान के लिए ई रुपया को प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे समझाऊंगा मैं कि खुदरा भुगतान क्या होता है और थोक भुगतान क्या होता है। आगे वीडियो देखते रहिए। अभी तो यहां एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जागता है, ठीक है, तो फिर वो अपना पैसा लेता है, चाय पीने जाता है, चाय वाले को देता है। वही पैसा चाय वाला अंडा खरीदने में उपयोग करता है, वही पैसा अंडा वाला जो है वो सब्जी खरीदने में उपयोग करता है। तो ये जो हमारा रोटेशन होता है फिजिकल करेंसी का वो इस तरह से होता है। इससे क्या होता है कि जिस स्वरूप में जो मैं एटीएम से पैसे निकाला था उस स्वरूप में जब यहां से मुझे किसी स्थिति में लास्ट में प्राप्त होगा तो वो नोट उस स्थिति में रहता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है या फिर उसमें बहुत तरह के दाग धब्बे भी लग जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जिस हालत में मैंने यह करेंसी का उपयोग किया उस हालत में वापस या नहीं आए जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वहीं इससे डैमेज रिपेयर करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, सिक्योरिटीज और ये जो है इसमें अनावश्यक खर्च होता है हमारे फिजिकल करेंसी में। जैसे डैमेज में हमें रिपेयर करने का अलग से खर्च करना पड़ता है सरकार के द्वारा, फिर प्रिंटिंग में होता है, फिर प्रिंट कर अलग अलग बैंकों में जो फिजिकल करेंसी पहुंचाया जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च, उसकी सुरक्षा के लिए लॉजिस्टिक एक्सपेंसेज होते हैं, उसके बाद उसको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का उपयोग होता है। और इसके द्वारा ब्लैक मनी का भी उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। बड़े बड़े नोटों को बहुत बड़े अमाउंट में अनेक लोग छुपा कर रख देते हैं, जबकि जब हम ई रुपये ले आएंगे तो इसे छुपा कर रखने में बहुत ही मुश्किल होगी, जिससे हमें व्हाइट मनी को प्रमोट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आएगा बदलाव किस चीज से? तो ई रुपीज से। तो इसे प्रिंटिंग में कमी आएगी। ठीक है, जीरो तो अभी नहीं होगा वर्तमान समय में, अभी तो धीरे धीरे कम किया जाएगा। पहले 5%, फिर 10%, फिर 20%, तो आराम आराम से किया जाएगा। जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा ई रुपये के इस्तेमाल का उसी तरह से किया जाएगा। छोटे छोटे नोट जैसे 5, 10, 50, 100 रुपए के नोट तो
रहेंगे ही, अभी निकट समय में मार्केट में मौजूद रहेंगे। वहीं 500 एवं 2000 का फिजिकल नोट जो है आने वाले कुछ समय में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि जो नोट होते हैं 500 और 2000 को, वो ब्लैक मनी के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और जब पकड़ा भी जाता है, कहीं रेड भी मारा जाता है, तो भी इसे गिनने में 3-4 दिनों का समय लग जाता है, ठीक है। जब हम उपयोग करेंगे ई रुपीज को, तो विद इन 1 मिनट, विद इन सेकेंड ही हम लोग सारे काउंट कर सकते हैं एक साथ कि कितना मनी ये छुपा कर रखा है। तो इससे हमें ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में आसानी होगी। डिजिटल वॉलेट जो यूपीआई की तरह ही होगा, परंतु समान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। डिजिटल पेमेंट आज लगभग 10% अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जा रहा है। ई रुपीज के द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब एक स्थान से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके ट्रांजैक्शन चार्ज भी बहुत कम हो गए या नहीं के बराबर, अभी भी बहुत कम हो गए हैं। अगर हम पिछले 5 वर्षों से तुलना करें तो अभी भी ट्रांजैक्शन रेट कम होते जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का फिजिकल करेंसी अभी मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। आरबीआई बाजार से कुछ निश्चित राशि, जो मैंने उस समय बताया था कि आरबीआई बाजार से कुछ निश्चित राशि को वापस ले लेगा और उतनी ही राशि का ई रुपए जारी करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आरबीआई नया नोट जारी करता है या फिर अलग से ई रुपए जारी कर देता है, तो फिर हमारे जो करेंसी है उसका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं डिजिटल करेंसी की अब तक की यात्रा, कैसे कैसे डिजिटल करेंसी का विकास हुआ है हमारे देश में। तो सबसे पहले नवंबर 2017 में डिजिटल करेंसी के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय का निर्माण किया गया। फिर अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ने आंतरिक कार्य समूह बनाया। फिर फरवरी 2021 में रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप में अपनी सिफारिशें दी, ठीक है, वर्किंग ग्रुप में। फिर फरवरी 2022 में सरकार ने यही फरवरी 2022 इस वर्ष की बात हो रही है, डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की थी। और मार्च 2022 में सरकार ने बजट के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आवश्यक संशोधन किए। अक्टूबर 2022 जो ही पिछला महीना था, रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को लेकर कॉन्सेप्ट नोट जारी किया। क्या होता है कॉन्सेप्ट नोट, आगे देखते हैं। बिना इंटरनेट डिजिटल करेंसी का उपयोग होगा, इसकी घोषणा सरकार कर चुकी है कि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। आज इस तरह क्यूआर कोड का स्कैन से ट्रांजैक्शन करने में हमें आसानी हो रही है, जैसे ये है कि एग्जांपल क्यूआर कोड का। उसी तरह कॉन्सेप्ट नोट जो है वो ब्रीफिंग करता है कि कैसे कैसे हम ई रुपीज का उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे अभी जैसे जैसे लॉन्चिंग होगा और भी चीजें सरकार द्वारा जनता के सामने लाई जाएगी, जो हम और भी ब्रीफिंग करके बता सकेंगे। वर्तमान समय में डिजिटल मुद्रा का उपयोग 10 देशों में हो रहा है, ठीक है। पहला जो देश था ये बहामास था, ने 2020 में सबसे पहले डिजिटल मुद्रा की शुरुआत किया। जमाइका, ये याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम के लिए पीसीएस या यूपीएससी के पीटी के लिए भी याद रखिएगा। जैमडेक्स, जमाइका का जो है वो डिजिटल मुद्रा है जैमडेक्स। चीन और दक्षिणी कोरिया भी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने का योजना बना रहे हैं। 60 से अधिक देश डिजिटल मुद्रा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ई रूपी को वॉलेट में भी रख सकते हैं। ई रूपी का मतलब जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है। अब देख लेते हैं ई रूपी का क्या क्या लाभ है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। फिर बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी को खत्म करने में आसानी होगी। अभी देख रहे हैं वर्चुअल करेंसी में कितना ज्यादा अप एंड डाउन आ रहा है, जिससे कि लोगों का पैसा बहुत तेजी से घट रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने में आसानी होगी, क्योंकि छोटे नोटों से ज्यादा धन को कोई ब्लैक मनी को छुपा कर रख नहीं सकता है, और जो इंटरनेट पे होगा वो सारा का सारा व्हाइट मनी होगा। दूसरे देशों को राशि भेजने पर लागत में लगभग 2% की कमी आएगी। लाभार्थियों जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो लोग आधार कार्ड से या फिर राशन कार्ड के द्वारा धन या फिर अनाज को ग्रहण करते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें भी सीधा राशि भुगतान में सहूलियत होगी। भविष्य की प्राइमरी करेंसी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाएगा। वित्तीय समावेशन होगा, काले धन पर लगाव लगाया जाएगा। अब देख लेते हैं भारत में पेमेंट सिस्टम की विकास यात्रा। तो पहला जो था ईसीएस 1990 में शुरू हुआ था। आरटीजीएस जो 2004 में नेट बैंकिंग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। एनईएफटी ये भी नेट बैंकिंग के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो 2005 में शुरू हुआ था। आईएमपीएस ये भी नेट बैंकिंग के द्वारा उपयोग किया जाता है, 2010 में उपयोग हुआ था।
CTS 2011 में, NAC 2012 में, और हाल ही में UPI, जिससे आप लगभग अवगत ही होंगे, जो 2016 में इसका शुरुआत हुआ। चुनौतियां क्या क्या हैं ई रुपीज के लिए, तो देख लेते हैं। पहला चुनौती जो है गोपनीयता संबंधी चिंताएं। तो RBI लेन देन से संबंधित उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षित उपयोग रख सकता है। ठीक है, मतलब जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो मेरा डेटा सेव करके रख सकता है RBI। फिर डिजिटल विभाजन का वृद्धि होगा, कम वित्तीय साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये मामला आता है कि आधार कार्ड के मामले में भी बहुत से लोगों का आधार बनवाने में बहुत मुश्किल हुआ, जिससे कि आधार जब समय बना था उस समय बहुत से लोग DBT का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि आधार कार्ड उनका था नहीं, वो लोग उतने साक्षर नहीं थे। प्रौद्योगिकी का जो निरंतर अपग्रेडेशन मांगता है, जैसे हम मोबाइल ही खरीदते हैं, एक साल में लगभग 10 अपग्रेड आ जाता है, तो जो लोग टेक्निकली उतना नॉलेज नहीं रखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होगी ई रुपीज अगर पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। यहां मैं एक चीज और बता दूं, अगर पैन इंडिया में लॉन्च होगा ना तो इसको आसान करेगा। जिस तरह से हम लोग जनधन का उपयोग किए थे, जनधन का अकाउंट खुलवाने उपयोग किए थे, उसी तरह हम इसका भी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमें आसानी होगा, जल्द से जल्द लोग इसे अडॉप्ट कर लेंगे ई रुपीज को। इससे होगा क्या, 30 से 40% जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर से क्या समस्या होती है, जैसे कि एक व्यक्ति है और वो 10 बिजनेस शुरू कर दिया है, ठीक है, और सारे जो छोटे छोटे लेवल के हैं, मिनिमम साइज के बिजनेस, स्मॉल क्वांटिटी के जो बिजनेस हैं, वो अपने छोटे छोटे बिजनेस को 10 बिजनेस शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है कि टैक्स का जो स्लैब होता है वो छोटा ही रह जाता है और उससे इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये बड़े बड़े BMW और ऑडी में घूमते हैं। तो अब जब ये आ जाएगा ई रुपीज के आने से इन लोगों की सारी चोरी पकड़ी जाएगी, डायरेक्ट उनका अकाउंट में पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं होगी। कुछ लोग इमोशन से खेलते हैं, हमारे इमोशन से भी जो खेलते हैं, जो इनकम होता है वो टैक्स नहीं देते हैं, तो इसे भी लगाम लगाने में आसानी होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो हम लोग फिजिकल प्रिंटिंग कराते हैं नोट का, तो प्रिंटिंग में केवल हमें 5000 करोड़ का खर्च आता है। तो ये तो पूरा का पूरा देश के लिए सुरक्षित बच जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ई रुपीज के बारे में बहुमूल्य जानकारी। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।